नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि बेहतर होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग एक बिलगित गोलीय निकाय की जो है धारिता के बारे में पढ़ चुके थे, जिसका फार्मूला निकल के आया था C बराबर 4πε0 के इंटू उसकी त्रिज्या हमने A मानी थी, तो ये आया था। ठीक है, जहां पर K क्या होता है, उस माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, अब अगर हम इस चालक को, जिसकी हमने धारिता निकाली है, उसको हम वायु अथवा निर्वात में रखे होते, तो वायु अथवा निर्वात के लिए आपको पता है K का मान क्या होता है, 1 के बराबर 1। तो यहाँ निर्वात अथवा वायु में उसकी धारिता C0 इक्वल टू हो जाती 4πε0 K इंटू A, सॉरी K की जगह पे 1 हो जाता, तो 4πε0 A फैरेड। बात समझ में? तो ये हो जाता फार्मूला। अब यहाँ से अगर आप C और C0 का अनुपात देंगे तो आपको मिल जाएगा K। तो यहाँ से एक तरह से आप परावैद्युतांक की परिभाषा भी लिख सकते हैं किसी भी चालक की धारिता के आधार पर। तो किसी भी चालक की किसी माध्यम में धारिता और निर्वात में धारिता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो अगला टॉपिक हमको पढ़ना है वो पढ़ना है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ये हमको देखना है, किसी भी आवेशित चालक में कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, ये देखना है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, मान लेते हैं कोई चालक है जिसको Q आवेश तक आवेशित किया गया है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इसकी धारिता हम मान लेते हैं C है। ठीक है, धारिता C है और Q आवेश तक इसको आवेशित किया गया है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। पहली बात ये समझ लीजिए कि इसमें स्थितिज ऊर्जा आती कहाँ से है, या इसकी स्थितिज ऊर्जा है क्या। देखिए, अगर आप किसी चालक को आवेशित करते हैं, किसी भी चालक को अगर आप आवेशित करने से पहले इसमें कितना आवेश होगा, शून्य आवेश होगा। जब आप इसको आवेशित करते हैं, मान लीजिए Q आवेश दे रहे हैं, तो अचानक से ये Q आवेश तो आ नहीं जाएगा। ठीक है, आवेश किस रूप में आता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में। तो जब यहाँ पे Q आवेश आएगा तो वो भाई छोटे छोटे पार्ट में होके आएगा ना, छोटे छोटे पार्ट में होके आएगा। जैसे मान लीजिए Q का बहुत छोटा भाग पहले आएगा, जैसे अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, फिर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इसका आवेश बढ़ता जाएगा, इधर से इधर स्थानांतरित होगा या इधर से इधर स्थानांतरित होगा। तो आवेश क्या होगा, धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। जैसे आपको Q आवेश यहां से यहां तक ले जाना है, तो भाई अचानक से Q आवेश नहीं चला जाएगा। पहले हो सकता है Q का 1/1000वां भाग जाए, है ना, तो धीरे इतने भाग पार्ट में होकर के जाएगा, फिर इतना जाएगा, इतना हर बार जाएगा, इतना ही आवेश बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे इसका आवेश बढ़ता जाएगा। तो जब इसका आवेश बढ़ता जाएगा, देखिए यहाँ भी धनात्मक आवेश, यहाँ भी धनात्मक आवेश, जितना जो आवेश यहाँ दे रहे हैं वही आवेश यहाँ पहुंच रहा है। तो क्या होगा भाई, इस आवेश पे क्या हो जाएगा, इस आवेश के कारण अब यहाँ पे कुछ आवेश उत्पन्न हो गया, तो ये वाला जो आवेश यहाँ पे उत्पन्न होगा, जो यहाँ से आवेश आ रहा है उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। बात समझ में आई। यहाँ पे जो आवेश इकट्ठा हो गया है आके, वो आवेश क्या करेगा, यहाँ इसको प्रतिकर्षित करेगा। और प्रतिकर्षित करने में, अगर ये प्रतिकर्षित कर रहा है, तो यहाँ से जो आवेश आप भेजेंगे उसको भेजने में आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। और वो जो कार्य किया जाएगा किसी माध्यम द्वारा, किसी स्रोत द्वारा जो ये कार्य किया जाएगा इसको यहाँ से यहाँ तक भेजने में, उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो कार्य होगा वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो जैसे जैसे इसका आवेश बढ़ता जाएगा, इसका विभव भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, धारिता फिक्स होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे कि Q आवेश को यहाँ से यहाँ तक भेजने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये अगर हम निकाल लें तो हमको मिल जाएगा कि इस चालक में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो पहले देखिए, Q आवेश यहाँ पे था कहीं, इसको पहले यहाँ पे शून्य आवेश रहा होगा, तो थोड़ा सा भाग भेजने में प्रारंभ में तो कोई कार्य करना नहीं पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आवेश था नहीं। जैसे ही थोड़ा सा आवेश यहाँ पे पहुंचा होगा, बिल्कुल छोटा सा भाग उसका पहुंचा होगा, उसने क्या किया होगा, इसको प्रतिकर्षित, यहाँ से जो आवेश आ रहे हैं उनको प्रतिकर्षित करना स्टार्ट किया होगा,
और प्रतिकर्षित के इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध में आपको किसी बैटरी या किसी बाह्य स्रोत के द्वारा इसको यहां तक भेजने में कार्य करना पड़ा होगा। अब ये कार्य कब तक होगा, जब तक ये पूरा का पूरा आवेश स्थानांतरित होकर यहां तक ना आ जाए। तो ये पूरा आवेश स्थानांतरित करने में हमें कार्य करना है, ठीक है। ये निकालना है कि कितना कार्य होगा। तो मान लीजिए किसी समय जो है यहाँ पे Q डैश आवेश स्थानांतरित होके आ गया है। क्या है? Q डैश आवेश स्थानांतरित होके आ गया है, ठीक। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आप, और इस समय इसका विभव क्या हो जाएगा फिर, अगर Q डैश, इसकी धारिता हमने C मान ली है, यहां से देख लीजिए Q आवेश यहां से आना था और Q डैश आवेश इस समय यहां तक आ चुका है। तो इस समय इसकी धारिता क्या हो जाएगी देखिए, या इसका विभव इसका क्या हो जाएगा देखिए, Q डैश अपान C हो जाएगा। जिस समय यहाँ पे Q डैश आवेश आ चुका होगा उस समय यहाँ पे इसमें जो विभव उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा, Q डैश अपान C, ठीक है। अब यहां से Q डैश आवेश हो गया है और Q आवेश यहां से आना है, आवेश स्रोत है। अब मान लीजिए बहुत सूक्ष्म आवेश dQ यहां पे लाना है, तो इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य क्या हो जाएगा, आपको पता है W बराबर क्या होता है, सॉरी V बराबर क्या होता है, W बाई Q, या आप यहां से देख लेंगे तो W बराबर VQ मिल जाएगा। तो यहाँ पे विभव इसका V डैश है, आवेश यहाँ पे ऑलरेडी Q डैश उपस्थित है, तो इस Q डैश के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, जितना आवेश स्थानांतरित कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक dQ आवेश स्थानांतरित कर रहे हैं, ठीक। तो यहां से dW बराबर हो जाएगा V डैश इंटू DQ, बस समझ में, V डैश इंटू DQ। अब मान लेते हैं कि DQ डैश आवेश यहां से स्थानांतरित हो रहा है, ठीक है, DQ डैश मान लेते हैं, वो इसलिए कि कैलकुलेशन में अभी आसानी हो, ठीक है। तो ये देखिए इसका मान रखेंगे तो dW बराबर हो जाएगा Q अपान C, Q डैश अपान C इंटू DQ डैश। ध्यान दीजिए यहाँ पे DQ रखते तो आपको ये दिक्कत आती कि अभी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने में आप ये सोचते कि परिवर्तन तो DQ हो रहा है। यहाँ पे जैसे आपने फार्मूला पढ़ा है x dx का, लेकिन अगर x डैश dx कर दिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन चीज वही है कि इसी Q डैश में ही परिवर्तन हो रहा है DQ जो परिवर्तन है वो Q डैश में ही परिवर्तन है। हाँ, यहाँ पे डैश नहीं लगाते तो कंफ्यूज हो जाते आप, इसलिए हमने डैश लगा दिया। तो यहाँ से ये DQ डैश में जो आवेश परिवर्तित हो रहा है, सॉरी Q डैश में जो आवेश परिवर्तित होकर पहुंच रहा है वो DQ डैश है। अब पूरा कार्य ये तो हो गया Q डैश आवेश को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, लेकिन अगर कुल आवेश को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में आपको निकालना है तो कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से Q तक, है ना, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से Q तक और हमको क्या मिल जाएगा, और 1 अपान C बाहर आ जाएगा। देखिए तो ये पहले एक स्टेप कर ले, Q डैश अपान C DQ डैश, समझ में। ये देखिए इसकी धारिता कांस्टेंट होगी तो ये बाहर आ जाएगी, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान C क्लोज इंटीग्रेशन 0 टू Q डैश इंटू DQ डैश, बात समझ में, ठीक है। तो यहां से आप देख लीजिए W इक्वल टू 1 अपान C। अब देखिए x dx के फॉर्म क्या है, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, इसका क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बाई Q डैश स्क्वायर बाई 2, तो इसका Q डैश स्क्वायर बाई 2, ये 0 टू Q। फिर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, W बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान C, ठीक है, Q स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा W इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक। तो यही क्या हो जाएगी, ये जो कार्य किया जाएगा वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां से ये इसकी स्थिति, तो आप लिखेंगे चूंकि चालक को आवेश देने में किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, तो यहां से इसकी स्थितिज ऊर्जा लिख देंगे। तो ये स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगी इसकी Q स्क्वायर बाई 2C जूल, बात समझ में आई। अब आपको पता है Q बराबर क्या होता है CB। अगर किसी भी चालक के पास Q आवेश हो, ठीक है, अब इसमें जब पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा तो इसमें Q आवेश हो जाएगा, धारिता C हो जाएगी, तो इसका विभव मान लेते हैं
बी हो जाएगा। तो अगर किसी पे ऐसी स्थिति है वी आवेश क्यू आवेश है उस पे, उसकी धारिता सी है तो उस पे विभवांतर वी है, तो क्यू बराबर किसके हो जाएगा, सी बी के, और इसका मान यहाँ पे रख देंगे तो यू बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक, इससे कैंसिल हो जाएगा तो u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई ना, u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। यहां से आप चाहें तो और q के फॉर्म में आ गया, c के फॉर्म में आ गया, है ना, तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये किसी माध्यम की क्या कहते हैं, किसी भी चालक की, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो गया जब उस पे आवेश q हो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो उसके बाद देख लीजिए आप, ये एक फॉर्मूला मिल गया, एक फॉर्मूला और देख लीजिए यहां से, u बराबर क्या हो जाएगा, u हाफ, देखिए cv बराबर क्या होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं cv इंटू वी, ये लिख सकते हैं कि हो जाएगा c की जगह पे क्या हो जाएगा, q बराबर cv होता है तो q इंटू वी, ये फॉर्मूला ये भी हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा के 3 सूत्र हो गए आपके। ठीक है, तो ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला खत्म हो गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है इसमें कि आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण क्या होगा। ठीक है, चालक हैं, 2 आवेशित चालक हैं जिन पर आवेश Q1 और Q2 हैं, इनकी धारिताएं C1 और C2 हैं, और इस स्थिति में इन पर विभव V1 और V2 हैं। अब अगर इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इनमें से कितना आवेश एक दूसरे में स्थानांतरित होगा वो हमें निकालना है, क्योंकि आपको पता होगा अगर 2 चालकों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है तो उनमें से एक में से आवेश दूसरे में या उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों में विभव समान ना हो जाए। ठीक है, अगर जब तक इनके विभव में अंतर, मान लीजिए V1 ग्रेटर देन V2 है, तो V1 ग्रेटर देन V2 है तो V1 से क्या होगा, इस वाले चालक से आवेश इधर की तरफ स्थानांतरित होगा, और तब तक स्थानांतरित होगा जब तक कि विभव दोनों के बराबर ना हो जाए, है ना। इसमें से कुछ आवेश निकल के इधर चला जाएगा तो इसका विभव जब इसके बराबर हो जाएगा तो इसमें आवेशों का प्रवाह क्या होगा, रुक जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इनको जोड़ने के बाद, जब इनको हम एक दूसरे से जोड़ दिए, यहाँ पे जोड़ दिए किसी चालक से, तो इनमें जो आवेश बचा हम मान लेते हैं Q1 डैश बचा है। ठीक है, इनकी धारिता तो C1 है, C2 इसकी धारिता है, और इस पे आवेश Q2 डैश हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, हाँ यहाँ पे देखिए एक चीज और, जो नेट आवेश होगा, कुल आवेश जो होगा, यहाँ पे जोड़ने से पहले कुल आवेश क्या है, Q1 प्लस Q2 है दोनों पे, और जोड़ने के बाद भी नेट आवेश क्या होगा, इतना ही रहेगा ना, क्योंकि यहां से जितना आवेश जाएगा वो इस पे चला जाएगा। आवेश यहां से डिके तो हो नहीं रहा है, आवेश का क्षय नहीं हो रहा है, तो जितना आवेश यहां जाएगा वो इतना ही यहां बढ़ जाएगा, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो कुल आवेश उतना ही होगा जितना पहले था। तो ये बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश के हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, तो ये हो जाएगा। अब इस स्थिति में देखिए, अब मान लीजिए यहां पे जोड़ दिया गया तो इसमें क्या हो गया, आवेश स्थानांतरित हो गए, और स्थानांतरित हुए कब तक, जब तक कि दोनों के विभव बराबर नहीं हो गए। मान लीजिए दोनों को विभव बराबर होकर के V हो गए, तब इनमें आवेशों का स्थानांतरण रुक गया, और जब रुक गया तो इसमें Q1 आवेश बचा था, इसमें Q2 आवेश बचा था। बात समझ में आई। तो इस उभयनिष्ठ विभव, वह कौन सा विभव होगा जब ये रुक गया इनमें आवेशों का प्रवाह, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, आपको पता है C बराबर Q बराबर क्या होता है, CB, या V बराबर Q बाई C के होता है। तो यहाँ पे उस पे नेट आवेश अपान उसकी कुल धारिता। तो ये उभयनिष्ठ विभव, इन दोनों का उभयनिष्ठ, अगर इनको हम एक चालक मान लें, अब दोनों जुड़ गए तो एक चालक की तरह व्यवहार करेंगे, तो इन दोनों चालकों का जो उभयनिष्ठ विभव होगा, उभयनिष्ठ विभव वो निकाल लें, तो उभयनिष्ठ विभव आपको मिल जाएगा यहां से V बराबर कुल आवेश अपान संयुक्त धारिता। ठीक है, संयुक्त धारिता। तो यहां से देखिए कुल आवेश कितना है, Q1 प्लस Q2, चाहे ये लिख दीजिए तो Q1 प्लस Q2 अपान
C1 प्लस C2 संयुक्त धारिता, दोनों को जोड़ लेंगे तो दोनों की धारिता क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, अब यहां से देखिए आप Q1 का मान क्या मिलेगा आपको, Q1 का मान यहाँ से C1 V1 हो जाएगा और यहाँ से Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 V2 हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? तो यहाँ पे चाहे तो आप मान रख दें Q1 और Q2 के, तो मान रख देते हैं हम, तो हमको मिल जाएगा V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये हो गया उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। दो आवेश जिनकी धारिताएं C1 V1 है और जिन पर विभव V1 V2 है, तो उनको जोड़ने के बाद जो उभयनिष्ठ विभव प्राप्त होगा वो होगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। बात समझ में आई? ठीक है, अब हमको ये देखना है कि जब आवेशों का स्थानांतरण हुआ तो ये देखना है कि अब एक चालक से दूसरे चालक पर कितना आवेश स्थानांतरित हुआ। तो यहां से देखिए हमने पहले माना था कि पहले आवेश Q1 है और इस पे Q2 है, जब जोड़ दिया गया तो इस पे Q1 डैश आवेश बचा, इस पे Q2 डैश आवेश हो गया। ठीक है, तो यहां से देखिए इस पे पहले Q1 आवेश था, इस पे बाद में इस पे Q1 डैश आवेश बचा है, तो यहां से कितना स्थानांतरित आवेश हुआ होगा, स्थानांतरित आवेश डेल्टा Q कितना रहा होगा, देखिए Q1 माइनस Q1 डैश ही तो रहा होगा। बात समझ में? Q1 माइनस Q1 डैश आवेश रहा होगा। बात समझ में? तो Q1 का मान कितना है, देखिए यहां से C1 इंटू V1, ये है डेल्टा Q, C1 इंटू V1, और Q2 डैश का मान क्या होगा, C1 इंटू V होगा। देखिए क्या होगा, C1 इंटू V, देखिए यहाँ पे Q डैश है, ये V1 नहीं है, Q1 डैश, ये Q1 डैश क्या होगा, C1, इस समय यहाँ की धारिता C1 है और उभयनिष्ठ विभव क्या हो गया है V, तो C1 इंटू V, V का मान रख दीजिए, तो डेल्टा Q बराबर क्या हो जाएगा, C1 V1 माइनस C1 इंटू V का मान क्या है, देखिए C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये है उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, तो यहां से अब आप डेल्टा Q का मान निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 इंटू V1, ये हो जाएगा, और यहां से देखिए ये यहां से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, और उसके बाद यहां देखिए जब ये ओपन होगा तो माइनस C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 इंटू V2 अपन क्या हो जाएगा, देखिए यहां से C1 प्लस C2। बस समझ में? तो यहां से देख लीजिए डेल्टा Q बराबर स्थानांतरित आवेश की मात्रा, इससे ये कैंसिल हो गया, इन दोनों में देखिए C1 C2 कॉमन है, तो C1 C2 कॉमन, ये बचेगा V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। ये बात समझ में आई? ये तो ये हो गया स्थानांतरित आवेश की मात्रा, मतलब इतना आवेश यहां से यहां तक चला जाएगा। ठीक है, तो इतना आवेश चालक ए से चालक बी में चला गया। बात समझ में आई? अगर V1 ग्रेटर देन V2 होगा तब, अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो इसका मान नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि B से आवेश यहां पे आया है। बात समझ में आई? तो ये हो गया। अब अगला टॉपिक इसमें देख रहे हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण में कितना ऊर्जा ह्रास हुआ है। ठीक है, यहां से यहां तक आवेश जाने में ऊर्जा में कितना कमी हुई है, ये हमको देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण से पहले कितनी ऊर्जा रही है और आवेशों के पुनर्वितरण के बाद कितनी ऊर्जा बची है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे आवेशों के पुनर्वितरण से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा और आवेशों के पुनर्वितरण के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा। ये तो यही हुआ ना, स्थितिज ऊर्जा ही होगी इसमें, अगर आवेशित चालक है तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा ही होगी। तो पहले क्या कहते हैं, आवेशों के पुनर्वितरण से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा, तो पुनर्वितरण से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा निकाल लीजिए। से पहले
कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी रही होगी भाई? पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा प्लस दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, कुल पहले कितनी ऊर्जा रही होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा प्लस इसकी स्थितिज ऊर्जा, है ना। आपको दोनों का निकालना है कि दोनों में पहले कितनी ऊर्जा थी, अब बाद में कितनी ऊर्जा बची है। तो पहले कितनी ऊर्जा थी इसमें, देखिए इसमें कितना हो जाएगा, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ये आवेशों के पुनर्वितरण से पहले की स्थितिज ऊर्जा है। अब आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से जोड़ दिए गए, तो इनकी संयुक्त धारिता क्या हो गई, C1 प्लस C2 हो गई, और इनमें जो उभयनिष्ठ विभव हो गया वो V हो गया। तो अब जो इन दोनों की संयुक्त स्थितिज ऊर्जा पुनर्वितरण के बाद बची है, तो आवेशों के पुनर्वितरण के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा U डैश निकाल लीजिए। तो U डैश हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई, दोनों की अब एक ही चालक तो बचा ही है, तो इसकी संयुक्त धारिता क्या है, C1 प्लस C2 और इंटू V स्क्वायर। V का मान आपको पता है अभी, तो V का मान रख दीजिए। तो U डैश बराबर हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू V के जगह पे आप रखेंगे C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस V1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? तो ये रख दीजिए। फिर उसके बाद दोनों को घटा दीजिए, यहां से दोनों को घटाने के बाद जो आंसर प्राप्त होगा वही आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा में ह्रास। ठीक है, तो घटाते हैं हम लोग। तो U डैश बराबर क्या मिल जाएगा, डेल्टा U ऊर्जा ह्रास बराबर U माइनस U डैश। तो यहां से देखिए मान रख दीजिए, U का क्या था, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1V1, ठीक, प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके बाद में देखिएगा क्या हो जाएगा, यहां से ब्रैकेट ओपन होगा तो एक C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर होगा और C1 प्लस C2 एक कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहां पे बचेगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, यहां से माइनस हाफ, ठीक है, ये एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा C1V1 का होल, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, ये बचेगा। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए अब, ये देखिए 1/2 कॉमन हो जाएगा पूरे में, और C1 प्लस C2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये आके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो C1 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। ये C2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो C1 C2 V1 स्क्वायर, और ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन, ये तो हो गया इतना। उसके बाद ये यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ से आएगा माइनस, ये माइनस इन है, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, ये हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? यहां से देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और देखिए सब में C1 C2 कॉमन होगा,
तो बाहर कर लेंगे इसे, तो बचेगा क्या, देखिए हाफ C1C2 अपान C1 प्लस C2। देखिए ये C1 C2 हम ऊपर से कॉमन ले रहे हैं, है ना, और नीचे क्या है C1 प्लस C2 है, इनटू देखिए V1 स्क्वायर, सॉरी हाँ ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ये हो जाएगा। तो इधर से देखिए आप हाफ ये क्या है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल्टा U बराबर कितना हो गया, हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ऊर्जा ह्रास, कितनी ऊर्जा में कमी आई है इस प्रक्रिया के दौरान। तो आवेशों के पुनर्वितरण में इतना ऊर्जा ह्रास हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ये हो गया आवेशों के पुनर्वितरण में, हमने पढ़ा आवेशों के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव पढ़ लिया, कितना आवेश स्थानांतरित होगा वो पढ़ लिया, और उसके बाद इस प्रक्रिया में कितना ऊर्जा का ह्रास होगा वो पढ़ लिया। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक अगले वीडियो में, ठीक है।